Hello, my dear students. Welcome back to Rise and Learn. Today, I am starting the first module of the physics quantum mechanics. इससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्वांटम मैकेनिक्स सुनते ही आपको बहुत ही स्ट्रेंज फील होगा, राइट? बट चिल करो, कुछ नहीं है. सिंपल वे में इजी तरीके से सब डेरिवेशंस ऐसे समझाऊंगा कि आपको एग्जाम में चीटिंग करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो हमारा मॉड्यूल 1 है क्वांटम मैकेनिक्स. और हाँ, साथ में अगर प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत पड़ी या फिर आपको थेरोटिकल से ज़्यादा एग्जांपल्स या फिर कुछ ऐसा प्रैक्टिकल हम करके दिखा सके तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव दैट. और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल सीधा 0 से 100 को राइज करेगी. तो ठीक, डोंट वरी, वी विल मेक इट initiative and practical. Okay, strict with me and follow this module 1 and you will not only understand the equations, you will see how they are useful in the engineering practical engineers कैसे इन सब इक्वेशंस का वर्क करके अपना काम करते हैं और कहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है. आपने क्वांटम कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा. आप में से बहुत लोगों को या फिर बहुत सारे बच्चों को क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी लेने की बहुत इच्छा होगी. लेकिन क्या आपको पता है, जब तक कि आप बहुत एडवांस स्टडी करें, सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए. लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मेकिंग अ टी, अगर आपको चाय बनाने के लिए बोलो तो आप इजीली बना सकते हो अगर आपको पता है कि कितनी क्वांटिटी किस हिसाब से डालनी पड़ेगी. वही सेम चीज़ अगर आपको पहली बार खाना पकाने के लिए बोल दिया जाए तो ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं पकेगा क्योंकि आपको उसके रिलेटेड प्रैक्टिस नहीं है. दैट्स द थिंग. जब तक कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं मिल जाती, आप कुछ भी फर्स्ट टाइम अच्छा नहीं कर सकते. तो जब मैं बोलूँगा, आपको खुद बैठ के प्रैक्टिस करना होगा. हर एक डेरिवेशन, हर एक इक्वेशन, हर एक फॉर्मूला जो भी आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्पेशली, तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सब में पहले हमारा इधर टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ. आप मुझे एक बात बताइए कि आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर कोई डिटेल्ड वीडियो. डिटेल्ड वीडियो के लिए अभी टाइम है, अभी कुछ स्टडी करना है या फिर थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ. नॉट ओनली द मॉड्यूल्स बट द एक्स्ट्रा थिंग्स व्हाट यू विल लर्न प्रैक्टिकली. आप जॉब करते वक्त आपको सब में बड़ी स्किल की इम्पोर्टेंट होगी. स्किल इज अ नीडेड थिंग. अगर आपके पास स्किल है तो आप अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब कर सकते हैं. अगर आप सिर्फ रट्टा मारेंगे तो कुछ फायदा नहीं है. आपको जॉब तो मिल जाएगी लेकिन यू विल नॉट बी हैप्पी विद दैट. तो ठीक, सो फोकस ऑन योर स्किल्स. ओके, फर्स्ट लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ? इसका एक बेस्ट इक्वेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमारे पास है. डी ब्रोगली वेवलेंथ जो कि है lambda is equal to h by p. This is a very important equation. This is the basic formula of de Broglie wavelength. इसे ही हम आगे बहुत सारे डेरिवेशंस में यूज करेंगे, डायरेक्टली नहीं तो फिर इनडायरेक्टली. जैसा कि मान लीजिए हमें स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा लेना पड़ेगा और 1 बाई लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इधर. तो 1 बाई लैम्बडा स्क्वायर हम डायरेक्टली इधर डालेंगे. तो ठीक है, चलेगा, वो तब तक देखेंगे क्या है. सबसे पहले व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ? इट इज अ व्हाट? इट इज सम डिफरेंस डिवाइड कुछ भी. इट इज h अपॉन p, लाइक प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंटम को दोनों को आपस में डिवाइड करना है. अगर आपको p यानी मोमेंटम
मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जहाँ जहाँ भी m इंटू वी आएगा इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई m करके m स्क्वायर वी स्क्वायर करेंगे, तो उसकी एम वी की वैल्यू हम डेरिवेशंस में p सब्स्टिट्यूट करेंगे। इधर डी ब्रोगली वेवलेंथ के मेजर 3 इक्वेशंस हैं, उसका डेरिवेशन नेसेसरी नहीं है, वो आपको 3 इक्वेशंस याद रहेंगे तो अच्छा है। मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए एक तो ये हो गया लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, और एक है एक व्हेन द पार्टिकल इज फ्री, और एक व्हेन द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मीन द सेंस उधर वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन m lambda is equal to h upon p, this is the first equation for a de Broglie wavelength। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और फ्री पार्टिकल या फिर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। उसका इक्वेशन ये है कि लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन √2m ये इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इसे बोलते हैं when a particle is free, when particle is free। ये सेकेंड इक्वेशन। ये कैसे आया वो आपको जानने की जरूरत नहीं, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले हम इधर क्या करते हैं, आपको लैम्बडा h अपॉन पी है, p की वैल्यू हमें इधर √2m डालने हैं। ये p की वैल्यू कैसे आएगी, सबसे पहले आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन तो आपको पता ही है क्या है, E इज इक्वल टू एक है mc स्क्वायर और एक E इज इक्वल टू h न्यू इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। ये दो इक्वेशंस यूज करेंगे हम p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो व्हेन द LHS is equals then RHS always be equal, mc square is equal to h न्यू डालेंगे। न्यू means frequency, as you all know, न्यू is equal to, what is the formula of frequency, न्यू is equal to क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लैम्बडा, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा। तो न्यू की वैल्यू ये डालने के बाद h इंटू सी बाई लैम्बडा, इधर एम सी स्क्वायर, राइट। सी कैंसिल, तो बचा है क्या, एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ क्या होगा, एच अपॉन एम सी। सी इन द सेंस क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन द सेंस हम v भी लिख सकते हैं, क्योंकि v मींस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। व्हेन द c इज इक्वल टू v हम ये लिख सकते हैं। तो अगर लिखे तो h अपॉन एम वी, मैंने क्या कहा था, p मींस मोमेंटम, जैसे हम एम वी जहाँ जहाँ आएगा हम इसे p सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इनडायरेक्टली ये h अपॉन p हमारा हो गया। अभी आपको पता चला कि ये कहाँ से आया, h अपॉन p इक्वेशन 1। अभी ये फर्स्ट तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट ये सेकेंड इक्वेशन, p की वैल्यू अब √2m तो वो कैसे है, देखिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम mv की जगह p सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये रिप्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। चलिए काइनेटिक एनर्जी ही यूज करेंगे इधर भी। सो टोटल इसे डिराइव करने के लिए हमें टोटल एनर्जी जरूरत पड़ेगी, जो कि है E। टोटल एनर्जी ये है सम एंड किसका सम है, प्रोडक्ट नहीं, सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बचपन से यानी 8 से आप या फिर 9 से पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इधर हम जीरो कंसीडर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हियर इज जीरो। हाई ये इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, अगर आपको
ज्यादातर इस क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी डाउट हो, यूज एआई एंड उसके आपको नॉलेज मिलेगी। और जब आपको नॉलेज मिलेगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, नॉट द मेमोराइजिंग द थिंग्स। पोटेंशियल एनर्जी इधर जीरो क्यों है, आप प्लीज कमेंट कीजिए। हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये जीरो में नहीं लिखा इधर। तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एम। इधर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एम, क्या होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हाफ होगा, मल्टीप्लाई एम किए तो एम स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई एम, राइट। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m हम लिख सकते हैं। स्क्वायर इज इक्वल हियर एम वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, राइट। इधर एम वी है, एम वी इज इक्वल टू व्हाट, पी, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये होगा एनर्जी 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 एनर्जी, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अभी पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2m, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2m, और स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो √2m, राइट। p इज इक्वल टू √2m। अब ये p की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे इक्वेशन 1 जो की है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 1 में तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p की वैल्यू है √2m, दैट्स ऑल। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, lambda is equal to h.2 in terms of kinetic energy and the particle is free। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। और थर्ड इक्वेशन आपको जो है, थर्ड इक्वेशन हमारा है इसके ही सिमिलर है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m e v। ये सेकेंड इम्पोर्टेंट, थर्ड इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ, और इसे हम क्या कहेंगे, एंड द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। यहाँ पर पार्टिकल फ्री है, और इधर व्हेन, जब पार्टिकल एक एक्सेलरेटेड स्टेट में होगा, जब वेवलेंथ होगी h डिवाइडेड बाय √2m ev, when particle is, when the particle is accelerated। ये तीन इक्वेशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये √2m का तो पता चला, अब ये e इंटू वी कहाँ से आया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस। वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, ये है वर्क डन। इसे हम ऐसे वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पीयूसी में शायद आपने इसका एक डेरिवेशन किया था, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को लेके, सिमिलर है। वर्क डन v इंटू वी हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सेम प्रोसीजर है, इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम, तो फिर से वही होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, सही है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m। अब देखिए एम वी स्क्वायर, एम वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये 2m को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाइए, 2m
ई वी इज इक्वल टू होगा एम वी होल स्क्वायर। एम वी इज इक्वल टू हम पी ले सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पी इज इक्वल टू एम इंटू पी, इज इक्वल टू एम इंटू वी। टू एम ई वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, सॉरी देखिए, टू एम ई वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी क्या होगा, पी इज इक्वल टू रूट ऑफ टू एम ई वी। तो सब्सटीट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन h upon root 2m ev, ये होगा when the particle is accelerated। ये तीन इक्वेशंस याद रखिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग, हु इज हाइजेनबर्ग, कौन है? एक साइंटिस्ट है वो, क्या? सिंपल आंसर है, साइंटिस्ट इज अ साइंटिस्ट। उन्होंने ना एक प्रिंसिपल दिया था, क्या? It states that it is impossible to measure the position and the momentum of a particle simultaneously at any instant accurately। हम एक पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। दैट्स द थिंग। तो मैं वो स्टेटमेंट लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है? ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ठीक है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी is always greater than equal to h upon 4 pi। ये है uncertainty in position, और ये uncertainty in momentum। जैसा ही इन्होंने एनर्जी, टाइम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम भी सेम दिया था, like delta E into delta T is always greater than equal to h upon 4 pi। इधर delta E है uncertainty in energy, delta T means uncertainty in time, और same as delta L into delta theta is always greater than equal to h upon 4 pi। delta L है लीनियर और ये एंगुलर मोमेंटम, ये सब सेम है। ये इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स हैं, इस पे पता नहीं, और इस पे डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेगा। सो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स या फिर 9 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स के लिए। ये डेरिवेशन जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन क्या है बोले तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कभी भी नहीं रह सकता, यही एक एप्लीकेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का।
हमें वो प्रूव करना है। कैसे करना है प्रूव, क्या करना है बोले तो, अगर मान लीजिए ये है आउटर ऑर्बिट और ये है न्यूक्लियस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो देखिए, ये सिंपल वे में बोले तो न्यूक्लियस के अंदर की जो एनर्जी है वो है 3 to 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम इसकी एनर्जी थेरोटिकल वे में कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू बीटा डी के, इसकी वैल्यू होती है 95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी कहाँ पर 3 to 5 मेगा इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, और ये कहाँ 95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनल आंसर तो आपका यही आएगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि 95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी है ये न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? हमें प्रूव ये करना है कि ये 95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है ये 3 to 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कई ज्यादा है। ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रॉन नेवर एग्जिस्ट इनसाइड दिस न्यूक्लियस। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करके, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने इधर लिखा था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। समझ में तो आया कि हमें करना क्या है इस डेरिवेशन में। तो नेक्स्ट देखिए, we know that we know that what we know, all of you, we know all the physics, but the thing is we can't understand physics, we will memorize it, that's the problem. So देखिए, समझने की कोशिश करिए, देख कर याद तो हर कोई करता है लेकिन समझ के पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आपका फोकस इधर रहना चाहिए। फर्स्ट हम वी नो दैट एनर्जी की इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। इधर भी पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो है, वो क्यों है कमेंट में बताइए। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमने इधर न्यूक्लियस ड्रॉ किया था, राइट। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन। approximate size of nucleus, what is the approximate size of the nucleus, यहाँ पर देखिए, सही है, ओके। approximate size of nucleus जो है 10 to the power of -14 मीटर। approximate size of nucleus is 10 to the power of -14 मीटर। फर्स्ट स्टेप हो गया है, हम लिखेंगे एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर जो इक्वेशन 1, then approximate size of nucleus 10 to the power of -14 meter. Now from Heisenberg uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle जो है फर्स्ट इक्वेशन है हमारा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी
ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपन 4 पाई। यहाँ तक समझ में आया? ये डेरिवेशन खत्म होने के बाद we will take a upload next video very soon इसके आगे का। इतना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये डेरिवेशन आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है? Approximate size of nucleus 10 to the power of -14 मीटर फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। नाउ हम डेल्टा x इधर लेंगे मैक्स और डेल्टा p हम लेंगे मिन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा x हम मैक्स और डेल्टा p मिनिमम जब हम इधर अप्लाई करेंगे तो ये साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू से इक्वल टू हो जाएगी। क्यों? ये भी कमेंट the answer in the comment box. Sorry, give the answer in comment box. Okay. Now delta x in max है into delta p हमारे पास मिनिमम is equal to h upon 4 पाई। हमें डेल्टा एक्स मैक्स की वैल्यू पता है 10 to the power of -14 मीटर, डेल्टा पी मिनिमम पता नहीं, ये फाइंड करना है। h अपॉन 4 पाई, h मीन्स लेंथ कांस्टेंट, पाई जो कांस्टेंट ये है। डेल्टा पी मिनिमम जो आएगा h अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स मैक्स होगा, where h is equal to h प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 into 10 to the power of -34, राइट? प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 6.63 into 10 to the power of -34 और डेल्टा एक्स मैक्स हमारे पास है 10 to the power of -14 मीटर। नेक्स्ट पाई की वैल्यू है 3.142। ये सारे इक्वेशंस ऊपर के फॉर्मूले में डाल के फटाफट आंसर कैलकुलेट कीजिए और हमें बताइए। टाइम्स लैब के साथ टाइम 6.63 into 10 to the power of -34 4 into 3.142 into 10 to the power of -14। इतना सब कैलकुलेट करने के बाद डेल्टा पी मिनिमम की जो वैल्यू आई थिंक इट इज -14, right? No, -20, 0.527 into 10 to the power of -20. Use the scientific calculator for this calculation. Please, sorry, 0.527 में डेल्टा पी मिनिमम की वैल्यू मिल गई। इसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट आपको उसके झमेले में नहीं डालूंगा। डेल्टा पी का जो एसआई यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड, ये कैसे मैं नहीं बता सकता, मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है?
अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा, जस्ट सी। आपको ये स्टेप थोड़ा कंफ्यूजन होगा। हमारे पास एंड्स ये है, e इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जब हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय एम करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो कि अल्टीमेट हमारा जो आएगा वो होगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। इतना तो मालूम है, राइट। एनर्जी कैलकुलेट करिए, पी के जगह पे डेल्टा पी मिनिमम डालेंगे। अब क्या होगा, लाइक ऑल मोमेंटम ही है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब इधर m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 into 10 to the power of -31 kg. Okay, mass of electron is 9.1 into 10 to the power of -31 kg. अब you can put डेल्टा पी मिनिमम की जगह ये 2 तो कांस्टेंट है, m की जगह पे ये, तो क्या होगा, p सॉरी e इज इक्वल टू क्या होगा 0.527 into 10 to the power of -20 whole square divided by 2 into 9.1 into 10 to the power of -31 delta p minimum and mass of electron, yeah, right। अभी इसका कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि जो ये है 0.527 का फर्स्ट हाफ को स्क्वायर करना है और जो 10 टू दी पावर ऑफ -20 है इसे इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा -40। और ये 0.527 का स्क्वायर होता है 0.2777 into 10 to the power of -40 divided by 2777 divided by 18.2 into 10 to the power of -31। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.52, राइट। 1.52 ही आएगा ना, हाँ 1.52 ही आएगा इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 जॉल्स। ये आंसर हमारा जॉल्स में आ रहा है। इसे हमें ईवी में कन्वर्ट करना चाहिए। जब 3 to 4 और या 3 to 5 ये हमारा ईवी में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 95 हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आना चाहिए, ना कि जॉल्स में। अगर आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कैसे कन्वर्जन करना है बोले तो जॉल्स से जब आप जॉल्स टू ईवी करते हैं, जॉल्स टू ईवी करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 को जॉल्स टू ईवी। अगर ईवी से जॉल्स में करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। हमें ये आंसर ईवी में चाहिए तो हम ऑब्वियसली इसे डिवाइड करेंगे, जो कि होगा 1.52 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ये होगा 0.95 into 10 to the power of 0.953 into 10 to the power of 10 to the power of 8। ओके, नेक्स्ट ये 8 ये ईवी है। मेगा मीन्स 10 की पावर होती है 6। ये 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मेगा मीन्स 10 की पावर ऑफ 6। यहाँ पर तो 10 की पावर 8 है, तो 10 की पावर 8 को 10 की पावर 6 में करने के लिए जस्ट किसी 2 पॉइंट्स राइट साइड मूव करेंगे तो पॉइंट हमारा इधर आएगा।
ना कि इधर, समझे? पॉइंट हमारा इधर होगा। जब पॉइंट इधर होगा तो इसे -2 करेंगे तो 8 - 2 हमारा होगा 95 इंटू 10⁻8 - 2 इज 6 EV। और एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास होगी 95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फाइनल आंसर है। अगर आप इसे कंक्लूड क्या करना चाहते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो इसकी एनर्जी होगी 3 to 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बट ड्यू टू बीटा डीके द एनर्जी इसका if an electron exists inside the nucleus, it should possess the minimum energy of 95 mega electron volts, but due to the beta decay, the energy is of the order 3 to 4 mega electron volts only. Therefore, the electron cannot exist inside the nucleus. ये फाइनल कंक्लूजन लिखने के लिए उनकी जगह नहीं है, तो प्लीज सॉरी। फर्स्ट देखिए क्विक रिवीजन। पहले हाफ mv² लेंगे, उसके बाद अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे जो कि है 10⁻⁻14 मीटर। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, और इधर हम डेल्टा एक्स मैक्सिमम लेते हैं और डेल्टा पी मिनिमम लेते हैं। डेल्टा एक्स मैक्सिमम इंटू डेल्टा पी मिनिमम लेने के बाद ये साइन हम इक्वल टू में चेंज करेंगे। उसके बाद डेल्टा पी मिनिमम जो कि है हमारी, जो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं तो हम ये फाइंड करेंगे। डेल्टा एक्स पता है, एच पता है, पाई का भी पता है, तो पूरा डालने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 0.527 है इंटू 10⁻⁻20 kg/s। अब ये डेल्टा पी मिनिमम हम सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे एनर्जी में, एनर्जी इन द सेंस p² डिवाइडेड बाई 2m। ये कैसे आया, जस्ट कुछ नहीं, हाफ mv² को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m करेंगे तो हाफ mv² है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m किए तो m² v² डिवाइडेड बाई m होगा, और ये होगा mv² डिवाइडेड बाई 2m होगा। mv को हम p लेंगे, p² डिवाइडेड बाई 2m, राइट, E इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m, p² डिवाइडेड बाई 2m। तो फाइनल p की वैल्यू हमें इधर पता है, इसका स्क्वायर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट 0.527 का स्क्वायर जो कि है 0.2777 इंटू ये जो पावर होगी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर के ऊपर न्यूमरेटर होगा तो इसका होगा स्क्वायर करेंगे। अगर ये d और n दोनों न्यूमरेटर में है तो d इंटू n करेंगे, समझे? तो इसीलिए 20 इंटू 2 विच इज -40, 2 इंटू 9.1 होगा 18.2 इंटू 10⁻⁻31, और इसकी जॉल में जब इसका डिवाइड करेंगे तो 1.52 इंटू 10⁻11 आंसर आएगा जो कि जॉल्स में होगा। जॉल्स को ईवी में कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। अगर ईवी से जॉल में करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19। जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.95 इंटू 10 की पावर आई जाएगी 8। अगर हमको आंसर चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा मीन्स 10⁻6, तो जब पावर हम 6 डालेंगे तो 95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। सो कंक्लूजन ये होगा कि दस इफ एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, आप लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर दूंगा, दस
if an electron exists inside the nucleus, it should possess the minimum energy of 95 mega electron volt. 95 mega electron volt, but through beta decay, the energy emitted from the nucleus is of the order 3 to 5 mega electron volt only. Therefore, electron cannot exist inside the nucleus. Therefore, electron cannot exist inside the न्यूक्लियस. सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सीखना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है. तो ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए. ये डेरिवेशन देखिए, इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है. जस्ट फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो.